प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था और अब इसके आगे हम लोग इस कक्षा में उनके द्वारा लिखे गए निबंध अशोक के फूल के विषय में पढ़ेंगे। बेटा, अशोक का फूल आप लोग सुन के थोड़ा चौंक रहे होंगे, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में जिस वृक्ष को अशोक कहते हैं उसमें फूल नहीं लगते हैं। दरअसल बेटा, ये कुछ चीजें आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जिज्ञासा रहती है आप लोगों की भी। बेटा, ये अशोक, जिसको सीता अशोक के नाम से आप अगर पहचानना चाहेंगे तो कहीं कहीं आपको मिल सकता है। ये थोड़ा दुर्लभ वृक्ष है। इसमें बेटा लाल या सफेद रंग के फूल लगते हैं। ये जो चित्र में दिख रहे हैं आप लोग, ये लाल फूल वाला अशोक है। और साथ ही में इसका जो वृक्ष होता है वो जो हम लोग यहाँ प्रचलित अशोक है उससे किस प्रकार से भिन्न है, ये भी आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यह सीधा पतला लंबा वृक्ष न होकर के एक गोलाई में फैल करके छाया देने वाला वृक्ष है, जिसे अशोक का वृक्ष कहते हैं। और ये वृक्ष बेटा आप लोगों के विद्यालय में भी लगाया गया है, हालांकि भी बहुत छोटा है। जब ये बड़ा होगा तो आप लोग इसे देख सकते हैं, मंदिर के ठीक बगल में लगा हुआ है। आगे हम लोग निबंध पे आ जाते हैं। ये चित्र इसलिए दिखाए गए दोनों ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि वास्तव में ये किस फूल की बात हो रही है। जिस फूल की इतनी प्रशंसा होगी वो फूल कैसा दिखता है, वास्तविक जीवन में तो नहीं देखे होंगे आप लोग, कम से कम चित्र में ही देखें। अब बेटा हम लोग निबंध में चलते हैं। अशोक में फिर फूल आ गए हैं, इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तूपों में कैसा मोहक भाव है। बेटा, निबंधकार बैठा हुआ है, आचार्य द्विवेदी बैठे हुए हैं उनके ठीक सामने कुछ लिखने के लिए, और सामने देखते हैं कि अशोक का वृक्ष है, उसमें फूल आ गए हैं। बसंत ऋतु की यह शुरुआत है और कह रहे हैं कि इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तूपों यानी बेटा गुच्छों को देख करके कैसा मनोहर भाव जागता है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुरड़ में स्थान देने योग्य समझा था। यह एक अशोक ही है। आगे बेटा कह रहा है कि बहुत सोच समझ करके कामदेव ने, बेटा कंदर्प देवता यानी कामदेव, कामदेव के विषय में आप लोग जानते हैं या सुने होंगे कि इनके बाणों में, इनके जो बाण होते हैं वो फूलों के बने होते हैं और कामदेव प्रेम के देवता हैं। तो बेटा कह रहे हैं कि लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़ करके इस पृथ्वी पर लाखों प्रकार के पुष्प हैं जो बड़े सुंदर और मनोहर दिखाई देते हैं। सबको छोड़ करके सिर्फ 5 फूलों को ही अपने तुरड़ में, बेटा तुरड़ वह स्थान जहां पर तिल रखी जाती है उसे क्या कहते हैं, तुरड़ कहते हैं, कि तुरड़ में स्थान देने योग्य समझा। और कहना है उसमें एक अशोक का वृक्ष, अशोक का फूल है। उन 5 फूलों में, लाखों फूलों में जो 5 फूल चुने गए उनमें एक अशोक का भी था। आगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे भी कि बाकी कौन कौन थे, लेकिन निबंध उसी क्रम में चलने देते हैं। लेकिन पुष्पित अशोक को देख मेरा मन उदास हो जाता है। लेकिन बेटा आगे लेखक जो बात कह रहा है, कह रहा है कि बड़ा सुंदर और मनोहर पुष्प है, लेकिन आगे कह रहा है कि इसे देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों उदास होता है बेटा, आगे इसी पर पूरी चर्चा है, इसी पर यह पूरा निबंध केंद्रित है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है। निबंधकार आगे कह रहा है कि मैं जो उदास हूं उसका कारण यह नहीं है कि सुंदर वस्तुओं को देख करके उन्हें हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। बेटा कुछ लोग निराशावादी होते हैं। निराशावादी लोग किसी भी चीज को देख करके दुखी होते हैं कि भाई देखो कितनी सुंदर चीज है, आज खिली हुई है, कल मुरझाएगी, परसों डाल से टूट करके मिट्टी में लोगों के पैरों से रौंदते हुए मिट्टी बन जाएगी। लेखक कह रहा है मैं इस प्रकार से तो नहीं सोच रहा हूँ। लेखक आगे बता भी रहा है वे बहुत दूरदर्शी होते हैं
जो भी सामने पड़ता है उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। बेटा वही बात है कि आज ये फूल खिला हुआ है, कल मुरझा जाएगा और परसों डाली से गिरेगा, नरसों किसी के पैरों से रौंदा जाएगा और धीरे धीरे मिट्टी बन जाएगा। लेखक कह रहा मैं इतना दूरदर्शी नहीं हूं कि जन्म लेने वाली वस्तु का अंतिम मुहूर्त का हिसाब करके उसकी मृत्यु का हिसाब करके उदास हूं, बल्कि उदास होने का कारण मेरा यह नहीं है। आगे बता रहा है, मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। करें असली कारण तो मेरे अंदर जो ईश्वर है वही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। लेखक कह रहा थोड़ा बहुत मुझे अनुमान है, उस अनुमान को मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी, क्योंकि बेटा साहित्य समाज का आईना होता है। मनुष्य के जीवन से साहित्य का बड़ा सीधा सीधा संबंध होता है। इसलिए लेखक कह रहा है कि भारतीय साहित्य में, और अगर साहित्य में था तो जीवन में भी अवश्य रहा होगा। इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। करे इस फूल का हमारे जीवन और साहित्य में आना और निकल जाना दोनों क्या है, एक बड़ा विचित्र नाटकीय व्यवहार व्यापार की तरह लगता है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प को कोई जानता ही, बेटा कि ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतीय भारतवर्ष में इस पुष्प का नाम लेने वाला भी कोई नहीं था, इसका नाम भी कोई नहीं जानता था, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। परंतु कालिदास के काव्य में यह जिस शोभा सुकुमारता के भार को लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। करें कि निसंदेह कालिदास के पूर्व के कवियों ने भी या इसके पूर्व के अन्य विधाओं में इसका जिक्र मिलता है, इस फूल का इसका नाम पहले भी मिलता है। लेकिन इसकी जो सुंदरता का सबसे सुंदर वर्णन किया गया है वो कालिदास के काव्य में किया गया है। करें उनके काव्य में यह जिस शोभा के साथ और सुकुमारता के साथ प्रवेश करता है वह पहले नहीं था। वह प्रवेश कैसा था? इस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा, गरिमा, पवित्रता और सुकुमारता है। करें इस प्रवेश में यानी कालिदास के साहित्य में जिस प्रकार से अशोक के फूल का वर्णन मिलता है उसमें क्या है, एक नववधु की, एक नई दुल्हन के गृह प्रवेश की भांति शोभा है यानी सुंदरता दिखाई देती, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही फिर अचानक मुसलमानों की सल्तनत की प्रतिष्ठा होती है, सल्तनत काल की शुरुआत होती है और क्या होता है, साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया जाता है। राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन के साथ ही साहित्यिक सत्ता का भी परिवर्तन हो जाता है और ये जो साहित्य में सर्वोत्कृष्ट पुष्प माना जाने वाला जो अशोक का फूल था वह क्या होता है, अपने सिंहासन से उतर जाता है। आगे करें, नाम तो लोग बाद में भी लेते थे पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का, करें लोग नाम तो बाद में भी लिया करते थे लेकिन ये इसी प्रकार से था जैसे भगवान बुद्ध या विक्रमादित्य का नाम लिया जाता था। ये ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास में नाम तो लिया जाता है लेकिन उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारियां या बहुत विस्तृत जानकारियां पहले इतिहास में नहीं हुआ करती थी। बाद में चल के भगवान बुद्ध पे तो बहुत काम हुआ, लेकिन विक्रमादित्य जो इतिहास में एक प्रसिद्ध शासक था, आगे चल के कई शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। यानी इतना महान शासक था कि कई शासक उसके जैसा बनना चाहते थे लेकिन वास्तव में विक्रमादित्य की बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है सिवाय इसके कि वह उज्जैन का शासक था। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। करें अशोक के फूल को जो सम्मान कालिदास के साहित्य से मिला वह इससे पूर्व कहीं और किसी अन्य साहित्यकार द्वारा नहीं दिया गया था। अब बेटा यहां से एक कविता की प्रचलित बात को हम लोग समझेंगे। सुंदरियों के असिंजनकारी
नुपुर वाले चरणों के आघात से वह फूलता था। कह इसमें ऐसी कहानियां मिलती हैं कि सुंदर स्त्रियों के असंजनकारी यानी बेटा रंगे हुए नुपुर वाले घुंघरू पहने हुए पैरों के चरणों के यानी पैरों के मृदु आघात से जब वो थोड़ा सा प्रहार करती थी तो वह फूलता था। दरअसल बेटा अशोक के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि जब रानी या कोई अन्य सुंदर स्त्री अपने असंजनकारी यानी बेटा रंगे हुए जब पैर शुभ कार्यों से पहले स्त्रियां अपना पैर रंगती हैं करें और घुंघरू लगे हुए पैरों से क्या करती थी, इस वृक्ष के तने पर प्रहार करती थी तो उसमें फूल खिल उठते थे। इस प्रकार की बेटा बात इस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। आगे करें कोमल कपोलों पर करें जो कोमल कपोल थे यानी कोमल गाल थे उनमें कर्णावत्स यानी बेटा कर्ण के कानों के पहने जाने वाले आभूषण के रूप में झूलता था। कालिदास के साहित्य में बेटा ऐसा भी वर्णन मिलता है कि सुंदर स्त्रियां इसकी पत्तियों को क्या करती थीं, अपने कानों में धारण किया करती थीं। आगे बता रहे हैं कि सिर्फ कानों में ही नहीं बल्कि बालों में भी पहनती थीं। चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। करें और इनके जो चंचल नीले रंग के बेटा नीले रंग के बाल को तो बहुत कम देखे हैं लेकिन कबीर जी बता रहे हैं तो हो रहा होगा। नीले रंग के अलकों को यानी बेटा बाल, ऐसे बाल जो आगे की तरफ लटके होते हैं उन्हें अलग कहते हैं। कि अचंचल शोभा को यानी उनकी ऐसी शोभा जो कभी चंचल न हो यानी कभी घटती न हो, उस शोभा को भी 100 गुना बढ़ा देते थे। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। जब महादेव भगवान शिव इस वृक्ष को देखते थे तो उनके मन में क्षोभ होता था, उन्हें माता सती की याद आती थी, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और वन में माता सीता को खोजते हुए भगवान राम के मन में यह किस बात का भ्रम पैदा करता था कि अवश्य माता सीता इधर से ही गुजरी होंगी और उनके पैरों की ठोकर खा करके यह अशोक खिल उठा होगा। इस प्रकार का भ्रम उनके मन में पैदा करती थी। और मनोजन्मा देवता बेटा मनोजन्मा कामदेव को ही कह रहे हैं कि एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था और कह रहे हैं कामदेव के एक इशारे पर उनके कंधे पर वह क्या होता था, फूट पड़ता था। बेटा ये आप लोग टीवी वगैरह देखते हो तो अच्छे से समझते होंगे, लोग हाथ बढ़ाते हैं और उनके पीठ पर जो उनका तुरीड़ होता है, तीर का रखने वाला स्थान होता है, उसमें स्वयं तीर प्रकट हो जाया करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कामदेव हाथ बढ़ाते थे और उनके तुरीड़ में यह उनके कंधे पर यानी बेटा कंधे पे लगे हुए तुरीड़ में यह फूल स्वतः उत्पन्न हो जाया करता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। लेखक के कहने का आशय यह है कि अशोक का वृक्ष किसी ऐसे अभिनेता की तरह था जिसका किरदार, जिसका पात्र चरित्र जो था वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही, लेकिन जितनी देर भी वह रहता है उस रंगमंच पर दर्शकों को अभिभूत किए रहता है। बेटा रंगमंच नाटक जहाँ खेला जाता है उस स्थान को कहते हैं और थोड़ा सा ही समय में अपना बहुत ही प्रभावशाली अभिनय छोड़ करके वह क्या करता है, अशोक निकल पड़ता है। यानी अशोक का इतिहास में कालक्रम तो बड़ा छोटा है लेकिन वह जितनी देर है वह अपना एक प्रभाव छोड़ता है। आगे बेटा देखिए उन सारे फूलों की भी यहाँ पे चर्चा होगी जो अन्य 4 फूल कामदेव के तुरीड़ में स्थान पाए थे। करे कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने बुलाया? बेटा अरविंद श्वेत कमल, करें कि श्वेत कमल को कौन भूल पाया। बेटा कमल का सम्मान या कमल की उपमा तो आज भी कवियों की दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध है। आम कहाँ छोड़ा गया, आम की बौर, आम की बौर को भी कवियों की दुनिया में नहीं भुलाया गया है। नीलोत्पल की माया कौन काट सका। बेटा नीलोत्पल यानी नील कमल, करें कि नीले कमल की माया को भी कोई आज तक काट नहीं सका है।
नवमल्लिका की अवश्य ही विशेष पूछ नहीं है। करें नवमल्लिका बेटा उन फूलों में नवमल्लिका भी था, करें इसकी कोई बहुत विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। करें लेकिन कभी ऐसा था भी नहीं कि नवमल्लिका की बड़ी पूछ रही हो और अचानक उसे भुला दिया गया हो। नवमल्लिका की प्रारंभ से ही यही स्थिति रही है। भुलाया गया है अशोक। करें अगर भुलाया गया है तो कौन भुलाया गया है? अशोक। भुलाया इसलिए गया है क्योंकि बेटा कभी इसका सम्मान था, आज नहीं है। कभी कवियों की कविताओं में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, आज नहीं है। इस कारण से कवि कह रहा है कि इसे भुलाया गया है। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों साल पर बरस जाना चाहता है। और लेखक कह रहा है कि मेरा मन उमड़ घुमड़ करके भारतीय रस साधना के यानी कविता के हजारों वर्ष के इतिहास पर बरस जाना चाहता है। मन में बात आती है कि कहाँ कहाँ अशोक का जिक्र हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। मैं वो सब कुछ पाठकों को बताऊं और समझाऊं कि भाई ऐसे फूल को कैसे भूल सकते हैं आप लोग। सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? लेखक ने बेटा एक लाइन छूट गई। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? लोगों को बताना चाहते हैं कि कितना सुंदर फूल है, इसका साहित्य में ऐसे ऐसे वर्णन मिला है और आप भूल गए। सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? या कह रहे हैं कि क्या लोगों के अंदर की सहृदयता समाप्त हो गई थी या कविता ही सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं। लेखक करा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि कविता भी होती रही है, सहृदय लोग भी पैदा होते रहे हैं, फिर भी यह फूल हाशिए पर पड़ा रहा। क्यों? अब आगे बेटा वो बात जिसका हम लोगों ने शुरुआत में जिक्र किया था कि अशोक के फूल के रूप में या अशोक के वृक्ष के रूप में हम जिसे पहचानते हैं वह तो एक निफूला वृक्ष है, उस पर फूल लगता ही नहीं है। करें जले पर नमक तो यह कि एक तरंगायित लहरदार पत्र वाले पत्ते वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। ये बेटा वो अशोक है जिसको हम लोग अशोक समझते हैं। आप लोग विद्यालय आते होंगे, देखते होंगे चारों तरफ लगा हुआ है, वो अशोक है। और बेटा जो वास्तविक अशोक है जिसे सीता अशोक कहते हैं, जिसके फूल के लिए हम लोग इस पाठ पढ़ रहे हैं, ये मंदिर के बगल में आप लोग, अभी तो बहुत छोटा है बेटा, उसमें फूल अभी नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 सालों तक वो रह गया तो उसमें फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। कह रहे हैं याद भी किया तो अपमान करके। लेखक कह रहा है कि एक तो उसको भुला दिया और अगर याद भी किया तो किस रूप में किया? अपमानित करके, यानी एक ऐसे वृक्ष को अशोक कहा जिसमें फूल लगता ही नहीं है। आगे बेटा हम लोग इस निबंध को कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।